सर आवाज नहीं आ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हमने आपको बताया था यहाँ बेटा, देखो यहाँ क्या था कि एसओ एंड डीओ रिप्रेजेंट द ओरिजिनल सप्लाई एंड डिमांड कर्व विच इंटरसेक्ट्स पीओ क्यूओ। ये क्या करता है, देखो हमने आपको सिंपल बताया कि ओरिजिनल डिमांड कर्व जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। तो इस बिंदु पे प्राइस का डिटर्मिनेशन आपका हो गया, ठीक है। इस बिंदु पे आपका प्राइस का डिटर्मिनेशन हो गया। एक्चुअली क्या है ना, ये पेपर ही ऐसा है बेटा, आपको ग्राफ समझना ही पड़ेगा, ग्राफ बताना ही हमें पड़ेगा। इसके केवल अगर मान लो हम लेक्चर दे देते हैं तो उसका फायदा आपको होगा नहीं, ठीक है बेटा। तो क्या है कि अब ये एसटी, अब ये क्या है, यहाँ आपका प्राइस का डिटर्मिनेशन हुआ है ओरिजिनल डिमांड कर्व में, ठीक है। अब एसटी क्या करता है, एसटी एक नया डिमांड कर्व, सॉरी सप्लाई कर्व है। एसटी जब मान लो टैरिफ लगाने के बाद क्या होगा, सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा, तो सप्लाई लाइन शिफ्ट होगा। तो एसटी जो है नया आपका सप्लाई कर्व हो गया। एंड सर आपकी आवाज बार बार कट रही है सर। आवाज बेटा व्हाट कैन आई डू, हमने तो जगह बदल लिया, माइक चेंज करने की कोशिश की। हेलो, अभी ठीक है बेटा, अभी ठीक है? यस सर अब ठीक है। ओके, तो ऐसे में क्या होता है, ST shows what the supply curve is with the introduction of tariff। टैरिफ जब लगा दिया तो सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट हुआ। The market then settles PTQT। अब क्या होगा, आपका जो होगा ये यहां जाके आपका ये तय होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब भी सप्लाई लाइन शिफ्ट होगा, डिमांड लाइन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो गया, आपका जो इक्विलिब्रियम हुआ, संतुलन की बिंदु, वो शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो लेस ऑफ द गुड्स इज प्रोड्यूस। अब क्या हुआ था बेटा, पहले इतना गुड्स प्रोड्यूस होता था, अब टैरिफ की वजह से क्या हो गया, इतना गुड प्रोड्यूस होने लगा। एंड द कंज्यूमर पेज, अब प्राइस क्या हो गया, प्राइस इतना था और हमें कितना पे करना पड़ रहा है, अब प्राइस हमें इतना पे करना पड़ रहा है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, अब कंज्यूमर डज परचेज हायर प्राइस। अगर कंज्यूमर परचेज करता है हायर प्राइस इंपोर्टेड गुड्स विद द टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इट, अगर कंज्यूमर क्या करता है, जो गुड्स का प्राइस बढ़ा है, हायर प्राइस पे अगर परचेज करता है, तो दो बात होगी, कंज्यूमर के पास अगर जो मान लो 10 रुपये में जो चीज खरीदते थे आपको 15 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, 5 रुपया जो दूसरे पे खर्च करते थे वो कम खर्च करोगे। मतलब क्या हुआ, आपके पास खर्च करने के लिए जो पैसे बचे हैं वो पैसे कम हो गए, मतलब आपका परचेजिंग पावर कम हो गया। इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं ना, टैरिफ से इफेक्ट्स क्या क्या होता है। तो नाउ लेस मनी टू स्पेंड ऑन अदर थिंग्स, दिस फोर्सेस कंज्यूमर टू आइदर बाय। अब इससे क्या होता है, या तो जो गुड्स है वही थोड़ा कम कर दो या दूसरी वस्तु कम कर दोगे आप, ठीक है। अल्टीमेटली क्या करता है, ये कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कम कर देता है, आपके क्रय करने की क्षमता जो है वो कम कर देता है। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट although consumer may pay higher prices because of tariffs and have limited options, the potential benefit, अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है, कंज्यूमर लॉस पे है। बेनिफिट किसको होता है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स क्या करता है कि अब लोग कम खरीदेंगे इंपोर्टेड गुड्स को, तो उस खरीदेंगे क्या, डोमेस्टिक गुड्स को खरीदेंगे, क्योंकि जो कम प्राइस पे उसको मिल रहा है। अब डोमेस्टिक गुड्स को परचेज करेंगे तो क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा,
डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो क्या होता है, रोजगार बढ़ेगा। तो आपने देखा कि टैरिफ के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं अर्थव्यवस्था पे, और टैरिफ लगाने से फिर क्या होता है, सरकार को आमदनी भी होती है। तो अब इस ग्राफ से देखते हैं बेटा, ठीक है, कि कैसे सरकार को आमदनी होती है, क्योंकि हमने पढ़ना है आपके सिलेबस के हिसाब से इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ एंड कोटा। तो इकोनॉमिक इफेक्ट्स में सारे वेरिएबल्स को देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा, सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ा, डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा, गवर्नमेंट रिवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा। सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सप्लाई देखा, हमने अभी डिमांड देखा, हमने अभी देखा कि कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमने ये देखा कि कैसे एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं हम कि कोटा, कल कुछ बच्चों का क्लास क्वेश्चन था, कितने तरह के होते हैं कोटा, कितने तरह के टैरिफ्स होते हैं। तो ये जो है आज के लेक्चर में देखते हैं, एक पीपीटी है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। जो व्यापार नीति होती है उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट इज टैरिफ, सेकेंड इज कोटा, ठीक है, फर्स्ट इज टैरिफ, सेकेंड इज कोटा, देन आता है नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ के अलावा हम क्या क्या बैरियर करते हैं। अब इंपैक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इंपैक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज जो होता है, फर्स्ट पार्शियल इक्विलिब्रियम, दैट इज स्मॉल कंट्री को, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आंशिक संतुलन। आंशिक संतुलन को देखेंगे हम, आपको थोड़ा सा ग्राफ में समझाएंगे। और उसके बाद होता है आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम लार्ज कंट्री, स्मॉल कंट्री के केस में, लार्ज कंट्री के केस में। देन आता है जनरल इक्विलिब्रियम, हमने पढ़ाया था आपको, दो तरह का होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम स्मॉल कंट्री के केस में, पार्शियल इक्विलिब्रियम लार्ज कंट्री के केस में, अगेन जनरल इक्विलिब्रियम लार्ज कंट्री के केस में, एंड जनरल इक्विलिब्रियम स्मॉल कंट्री के केस में। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट स्लाइड से क्या कहता है कि अब टैरिफ जो होगा, टैरिफ हमने क्या कहा था कि इंपोर्ट पे भी लगाया जाता है, एक्सपोर्ट पे भी लगाया जाता है। तो इंपोर्ट टैरिफ्स क्या है, इस इंपोर्ट टैरिफ्स के भी दो पार्ट है, फिर स्पेसिफिक टैरिफ एंड एड वैलोरम टैरिफ। टैरिफ इंपोर्ट पे भी लगाया जाता है, एक्सपोर्ट पे भी लगाया जाता है। जब हम इंपोर्ट टैरिफ की बात करते हैं तो इट इज स्पेसिफिक, विशिष्ट टैरिफ, और ये मॉनेटरी सम दैट मस्ट पेड टू इंपोर्ट वन फिजिकल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी वस्तु की एक भौतिक इकाई को परचेज करने के लिए जो मॉनेटरी सम, मौद्रिक रूप में जो हमें पे करना पड़ता है, उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक टैरिफ, विशिष्ट टैरिफ। और इसके एडवांटेज क्या है, ये कलेक्ट करने में आसान है, इट इज इजी टू कलेक्ट। एंड डिसएडवांटेज क्या है, डजंट टेक प्राइस चेंजेस इनटू अकाउंट। प्राइस में जो परिवर्तन होता है उस चीज को ये कंसीडरेशन में नहीं लेता है। उसके बाद आता है एड वैलोरम टैरिफ। इसका डिफिनेशन है अ परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। अब वहां हमने क्या बताया था, सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, यहाँ क्या है, परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। जो उस वस्तु की कीमत है, जो वैल्यू है, उसका परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ इंपोर्ट। एक वस्तु की इकाई जब हम मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसका वैल्यू का परसेंटेज, ये कहलाता है एड वैलोरम टैरिफ। क्लियर हो गया। अब एडवांटेज इसके क्या है, इट टेक्स प्राइस चेंजेस इनटू अकाउंट। अब इसमें जो उसकी डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है, इसमें प्राइस चेंजेस को अकाउंट में लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, नीड टू नो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सेलर्स टू टेम्प्टेड टू अंडर वैल्यू द प्राइस। नीड टू नो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स, मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य उस वस्तु की क्या है, ये जानना जरूरी हो जाता है। ऑन सेलर इज टेम्प्टेड टू अंडर वैल्यू द प्राइस।
और ऐसी संभावना है कि विक्रेता जो है वस्तु की कीमत को अंडर वैल्यू करे, कम वैल्यू कर दे। अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो है इंपोर्ट सब्सिडी, नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ, सब्सिडी लेवी पेड ऑन होम प्रोड्यूस गुड्स दैट आर डेस्टाइन्ड फॉर एक्सपोर्ट। अब देखते हैं आगे क्या है। फीचर्स ऑफ टैरिफ्स, गुण क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं होती हैं। तो प्रेफरेंशियल ड्यूटीज, प्रोडक्ट्स फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज आर सब्जेक्ट टू लोअर टैरिफ देन द नॉर्मल टैरिफ। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। मोस्ट फेवर्ड नेशंस, एमएफएन के बारे में आप लोग सुने होंगे कि उस कंट्री को एमएफएन लिस्ट में डाला गया, उस कंट्री को एमएफएन लिस्ट से हमने हटा दिया है। मतलब उसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रीटमेंट। यहाँ क्या होता है, नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस होते हैं, हमारा सामान्य ट्रेड रिलेशन होता है। इफ कंट्री ए, कोई एक देश ए है जो बी को ये स्टेटस ग्रांट्स कंट्री बी द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशंस। अगर मान लो एक देश ए है और वो बी को कहता है कि ये हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशंस है, जैसे बीएफएफ बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, वैसे ही यूज करते हैं ना सोशल मीडिया में, ही इज माय बीएफएफ, मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। नहीं यूज करते आप लोग? एनीवन? यस सर, यस सर। एग्जैक्टली, उसका फुल फॉर्म होता है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तो वैसे ही नेशन के केस में होता है एमएफएन, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशंस। तो अगर ए बी को एक स्टेटस देता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीज एक्सपोर्ट, जो बी का एक्सपोर्ट होगा, विल फेस टैरिफ दैट आर नो हायर देन दोज अप्लाइड टू एनी अदर कंट्री। अब जब टैरिफ लगाएगा ए, तो बी को कम लगाएगा, दूसरे देश को ज्यादा लगाएगा, बी के लिए कम लगाएगा। इसी का यही मतलब हुआ मोस्ट फेवर्ड नेशंस का। हम लोग अपने दोस्त को क्या करते हैं, अरे हार्ट जब ये हुआ कि सर वगैरह में होता है, मोस्ट फेमस नेशन सर, हल्का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? सर मोस्ट फेमस नेशन 2 कंट्री को दे सकते हैं। हाँ, 2 कंट्री को दे सकते हैं, 3 कंट्री को दो। ये तो एक एग्जांपल बताया। इंडिया तो सर पाकिस्तान से ले लिया गया है ना। हाँ बेटा, इंडिया पाकिस्तान से तो ले लिया गया, छीन लिया गया है ना मोस्ट फेमस कंट्री। हाँ, ये हम लोग ये सेम एक एग्जांपल में देना चाह रहा था। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग पढ़ते रहते हो। क्या होता है, जैसे हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे होते रहते हैं, पड़ोसी देश है तो पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे बुरे होते रहते हैं, तो जब रिश्तों पे तलखी आती है तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वो मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस उससे हम छीन लेते हैं। ठीक है, वो भी ऐसा करने की कोशिश करता है, वो भी धमकी देता है हमें, तो ऐसा चलता रहता है। वेरी गुड। जो हमारे देश के केस में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वही हो सकता है। ठीक है, सबसे मतलब पॉपुलर एग्जाम्पल वो हुआ। अब क्या हुआ कि आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से हम इस चीज को समझेंगे। अब इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड, चाहे वो ट्रेड पॉलिसीज, मतलब टैरिफ एंड कोटा, तो हम लोग अभी कोटा को बाद में पढ़ेंगे, टैरिफ को पढ़ते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है, आंशिक संतुलन विश्लेषण। आंशिक संतुलन विश्लेषण से मतलब है यहाँ कि एनालाइजिंग वन मार्केट एंड इग्नोरिंग द सब्सिक्वेंट और सेकेंडरी इफेक्ट। एक मार्केट को हम एनालाइज कर रहे हैं और हम कुछ इफेक्ट्स को, कुछ प्रभाव को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ खास प्रभाव को ही हम कंसीडर में ले रहे हैं और बाकी प्रभाव को हम इग्नोर कर रहे हैं। और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है, सामान्य संतुलन विश्लेषण में हम क्या करते हैं, ऑल द मार्केट साइमल्टेनियसली बट स्टिल होल्डिंग टेक्नोलॉजी, इंडोमेंट्स एक्सेट्रा कांस्टेंट। हम पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, एक मार्केट को एनालाइज करते हैं, और जनरल इक्विलिब्रियम में करते हैं ऑल मार्केट्स को हम साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं, बट इसमें भी हम टेक्नोलॉजी, तकनीकी को, और इंडोमेंट, जो प्रचुरता होती है, ये चीज हमारे पास ज्यादा है, उस देश के पास ज्यादा है, उसको हम लोग कांस्टेंट करते हैं। अब नोट हियर, मार्केट, अब मार्केट मींस व्हाट?
यहाँ मार्केट का मतलब है मार्केट फॉर वन गुड विच कैन बी सोल्ड इन मेनी कंट्रीज। जब यहाँ हम आगे मार्केट की बात करेंगे, हमने आपको मार्केट पढ़ाया हुआ है पिछले सेमेस्टर 1 में, बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है, अगर कुछ याद हो तो हमने परिभाषा भी बताया था। तो मार्केट का यहाँ मतलब है मार्केट फॉर वन गुड, एक वस्तु के लिए मार्केट, which can be sold in many countries, वो वस्तु जो कई देशों में बेची जा सकती है। We will use both approaches to study one country and two country cases। लंबा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल्स हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक ही दिन बहुत ज्यादा फ्लड करना जरूर, आपको फ्लड कर देंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। हम थोड़ा थोड़ा करके समझाते हुए जाएंगे। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट। और नहीं भी समझ में आए तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, हमें टेलीफोन कीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ग्रुप में कीजिए, वी विल एक्सप्लेन यू, वी आर रेडी टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, वी विल, the difference is that the general equilibrium analysis we take also into account what happens in the markets of goods and services। चलो अब देखते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस पहले जान लें, उसके बाद हम जानेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है टैरिफ लगने से। होता क्या है सरप्लस, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस कुछ नहीं है, आप मान लीजिए कोई चीज 10 ये सोच के खरीदने गए कि हम 12 रुपया तक पे कर सकते हैं, ठीक है, आप बाजार गए और उसको आपको 10 रुपये में मिल गया, ठीक है, तो दैट 2 रुपीज जो आपका रियल इनकम में, रियल जो आपका इनकम है वो इंक्रीज हुआ, मतलब 2 रुपया जो आप खर्च हो जाते हैं आपके, क्योंकि 12 तक में देता तो आप परचेज कर लेते, लेकिन आपको 10 में ही मिल गया, मतलब 2 रुपया क्या होगा, आपका परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ, रियल इनकम आपका इंक्रीज हुआ। तो हम डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अपने आप में एक पूरा क्लास है और वो सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी हो चुका है। तो सीधा सीधा मोटा मोटी ये लाइन समझेंगे कि डिमांड लाइन के नीचे वाला ये पोर्शन जो होता है इक्विलिब्रियम में, ये कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कलर भी दिख रहा होगा, कंज्यूमर सरप्लस लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। अब ये है डिमांड लाइन। चलो थोड़ा सा हम लोग पेंसिल लेते हैं, ये है आपका डिमांड लाइन। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन पूरा, ये पोर्शन है डिमांड लाइन के नीचे है, ठीक है, ये डिमांड लाइन है, डिमांड लाइन के नीचे है, ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। और ये सप्लाई लाइन के एबव वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, इतने कॉस्ट पे इतना प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन इतने ही कॉस्ट में उसका प्रोडक्शन हो गया, दैट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ये जो हमारा है, अगेन डिमांड एंड सप्लाई लाइन जब भी होगा तो एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को जहां काटेगा वहां संतुलन बिंदु होगी। तो ये संतुलन का लाइन है, यहाँ प्राइस संतुलन प्राइस है, इसके ऊपर ग्राहक जो है यहाँ तक पे करने के लिए तैयार था, लेकिन उसको यही चीज मिल गई, तो मतलब ये पोर्शन जो हुआ उसको फायदा हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, वेरी गुड। नो सर। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग थोड़ा और पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना पढ़ने में, परेशानी तो नहीं है? नो नहीं सर। सर, कल बहुत दिक्कत हो गया था, आई वाज अपसेट, फुल डे अपसेट था कि मेरे बच्चे क्लास कर नहीं पाए और ये नेटवर्क का इशू था। एनीवे चलो, अब कुछ कुछ बातें पुरानी आती है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, बच्चे जैसे मिटाते हैं ना वैसे ही हम लोग मिटाते हैं। इसलिए ब्लैक बोर्ड की जरूरत होती है, ऑनलाइन क्लास यहाँ फेल हो जाता है, अगर टेक्नोलॉजी प्रॉपर ना हो तो ऑनलाइन क्लास फेल है यहाँ। स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट, हम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे। देखो अब क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, मतलब कोई चीज अगर आ रहा है और उस पर हमने कर लगा दिया। टैरिफ क्या है? एक कर है जो कि वस्तु की कीमत के कुछ परसेंटेज से लेके 100% तक हो सकता है। ओके, अब जब इंपोर्ट लगाते हैं क्या होता है, सिंपल सा चीज देखो, हम क्या करते थे, यहां से यहां तक जब फ्री ट्रेड होता था तो हम चीज यहां से यहां तक मंगवाते थे, ठीक है, ओके।
जब हमने टैरिफ लगाया तो क्या होगा, डिमांड घट जाएगा हमारे देश में, अभी हमने पिछले जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और बेचने वाला जो देश है वो भी बोलेगा यार कर ज्यादा है, नहीं बेचेंगे उसके पास, तो क्या करेगा वो, हमारा जो वस्तु आएगा उस पर असर पड़ेगा। जब उस पर असर पड़ेगा तो हमारा क्या होता है, इंपोर्ट्स आफ्टर टैरिफ, ये जो हो जाता है, इतना पोर्शन जो है आपका ये टैरिफ में इतना घट जाता है आपका इंपोर्ट। मतलब क्या हो जाता है, जो इंपोर्ट यहां तक था वो रह जाता है यहीं तक, ठीक है, यहां तक रह जाता है। तो दिस पोर्शन जो है वो हमारा नुकसान होता है। और इसमें होता क्या है कि प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और डिक्रीज, जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू होना होता है, इतना पोर्शन गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू, चूंकि वो टैक्स लगाता है तो इतना पोर्शन गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन होता है वो डेड वेट लॉस हो जाता है। मतलब ये कि व्हाट इज डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस क्या है, डेड वेट लॉस क्या है बेटा, डेड वेट लॉस क्या है, कोई किसी को पता है, याद है, डेड वेट लॉस, कुछ भी बोलो, देख के बोलो, कुछ सामने है उससे बोलो। सर इंपोर्ट टैरिफ कम हो जाना। ओके, डेड वेट लॉस याद करो, पिछले क्लास में अगर हमने मोनोपोली और मार्केट वगैरह पढ़े थे तो क्या हुआ था कि ये एक कंडीशन होता है, ठीक है, जब कोई टर्म आता है उसको जान लेना भी जरूरी होता है। यह एक कंडीशन है बेटा, क्या कंडीशन है कि लॉस टू द सोसाइटी, समाज को लॉस है, क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया, मार्केट इनएफिशिएंसी, बाजार में जो इनएफिशिएंसी है, अक्षमता है, उसकी वजह से जो सोसाइटी को लॉस क्रिएट होता है वो कहलाता है डेड वेट लॉस, ठीक है बेटा, डेड वेट लॉस। अच्छा सर, जैसे बाहर से सर बहुत सारा इंपोर्ट अगर कम दाम में हो जा रहा है तो यहाँ के मार्केट पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बार और से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है बेटा, तब आगे बढ़ेंगे, तभी चीजें समझ में आएगी और आसान रहेगा। तो क्या आता है, डेड वेट लॉस इज अ लॉस कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, कॉस्ट टू द सोसाइटी क्रिएटेड बाय मार्केट इफिशिएंसी, मार्केट इफिशिएंसी के द्वारा, इनएफिशिएंसी, मार्केट इनएफिशिएंसी के वजह से जो सोसाइटी को लॉस होता है वो कहलाता है डेड वेट लॉस। और वो होता कैसे है, व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जब सप्लाई और डिमांड, देखो संतुलन कहाँ है, यहाँ है ना बेटा, संतुलन यहाँ है, लेकिन टैरिफ की वजह से क्या हो गया, संतुलन डिस्टर्ब हो गया, संतुलन की बिंदु डिस्टर्ब हो गई, बाजार की इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई। अब जब ये इनएफिशिएंसी क्रिएट हुआ तो एक नया लाइन बना, ये क्या हुआ, अलग अलग जगह पे डिमांड और सप्लाई लाइन को काटा। जब अलग अलग डिमांड और सप्लाई लाइन को काटा तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो गई, इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो गया, देन गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट हो गया, और इंपोर्ट क्या हो गया हमारा, इतना कम हो गया, और क्या हो गया, डेड वेट लॉस आ गया। ये सारे कंडीशंस क्यों हुए, क्योंकि बाजार इनएफिशिएंट हो गया और डिमांड एंड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब किसकी वजह से हुआ, टैरिफ लगाने की वजह से डिस्टर्ब हुआ। तो ऐसे में मेनली यूज, इसको कैसे यूज करते हैं, मेनली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, डेड वेट लॉस कैन बी अप्लाइड टू एनी डिफिशियंसी कॉज्ड बाय इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तो डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया हमने, आपको यहाँ भी समझा दिया, बिकॉज ऑफ टैरिफ जो हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, इससे हमारा संतुलन बिंदु डिस्टर्ब हो गया। अब संतुलन बिंदु डिस्टर्ब हो गया तो ये सारे सिचुएशन क्रिएट हुए और ये डेड वेट लॉस हमारे सामने आ गया। अब क्या होता है, समझो डेड वेट लॉस क्या है।
सप्लाई एंड डिमांड आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, ये डिमांड सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक कंट्री संतुलन में यहाँ होना चाहिए, संतुलन में नहीं है। संतुलन में नहीं है तो डेड वेट लॉस अकर हुआ, which leads to market inefficiency and market inefficiency occurs when goods within the markets are either overvalued। अब ये मार्केट इनएफिशिएंसी तो हमने कह दिया, लेकिन वो क्या होता है, वो तब होता है जब या तो वस्तु ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, या तो उसकी कीमत बहुत जो वैल्यू से ज्यादा है या कम है। तो कोटा टैरिफ लगाने से यही होता है, डोमेस्टिक जो फॉरेन गुड्स अगर इंपोर्ट पे लगाते हैं तो जो फॉरेन गुड्स हम मंगवाते हैं वो उसकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब ओवर वैल्यूड हो जाती है, इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। क्लियर? While certain Yes, members sir. of the society may benefit from the imbalance, others will negatively impacted by the shift from the equilibrium। अब इसमें क्या होता है, सोसाइटी के कुछ लोग बेनिफिटेड होते हैं, कुछ लोग लॉस में आते हैं। हमने अभी पीछे एक्सप्लेन किया कि कुछ लोग उसको एफर्ट कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं, कुछ लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं। अब क्या होता है, लॉस किसको हुआ, कंज्यूमर को, और फायदा किसको हुआ, प्रोड्यूसर को। कौन सा प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। हमने अभी पिछले डिस्कशन किया, तो समाज के कुछ भाग, कुछ सोसाइटी के कुछ पार्ट्स को फायदा होता है, कुछ पार्ट्स को नुकसान होता है अगर डेड वेट लॉस होता है तो। अब क्या करें, एक एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे इसको। डेड वेट लॉस का एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं हम आपको। मान लो एक सैंडविच का दुकान है, या हम लोग पिज्जा खरीदने गए, ठीक है, और हमने देखा कि 10 रुपये में बिक रहा है वो, और आप समझ रहे, आपके मन में बात आ रही है कि चलो अगर 12 रुपया तक देगा, खरीदने जा रहे हैं, 12 रुपया तक देगा तो हम उसको खरीद लेंगे। आपको इससे टैरिफ भी समझ में आ जाएगा। आपके मन में आया कि चलो 12 रुपया तक देगा, हम खरीद लेंगे। आप खुशी खुशी गए बाजार, और आपको क्या है, ये सोच के गए कि 12 रुपया में तक खरीद देंगे, और वहां आपको 10 रुपया में ही मिल गया वो। अगर मिल गया 10 रुपये में तो आपको तो 2 रुपये की बचत होगी, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। बट जब आप बाजार जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उस पर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगाया और उसकी कीमत 12 रुपये नहीं, बल्कि बाजार में अभी उसको प्रेजेंटली 15 रुपये में मिल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे साधारण आम जीवन में ऐसा होता है। हाँ बोलो बोलो बेटा, if you have any question please ask। जी सर, कभी होता है। कभी होता है सर ऐसा। हाँ होता है, वेरी गुड। तो क्या हो गया, अब क्या क्या हो सकता है, आप गए सोच के कि 10 रुपया में बिक रहा है, ऐसा आपको पता चला, आप खुशी खुशी गए कि यार 12 रुपया में देगा तो हम ले लेंगे, और आप जब खरीदने गए तो वो आपको चीज बिकॉज ऑफ टैक्स, टैरिफ भी एक तरह का टैक्स है, तो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट टैक्स उसकी कीमत 15 रुपये। अब 15 रुपये है भाई, क्या करें, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, या तो खरीदेंगे, अगर आपकी अंदर की इच्छा बलवती है पिज्जा खाने की तो आप 15 रुपये में उसको परचेज करेंगे, तो 5 रुपया जो आप दूसरे जगह खर्च करते वो कम हो गया, मतलब दूसरी वस्तु पे जो आपका एक्सपेंडिचर होता है कम हो गया, मतलब उस वस्तु की डिमांड कम हो गई, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मान लो आप बोलते हैं यार 15 रुपया है, हम तो 10 ही रुपया या 12 रुपया तक मैक्सिमम देने का सोच के आए थे, हम 15 रुपया पे नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज को नहीं परचेज करोगे। नहीं परचेज करोगे तो क्या होगा, उस चीज का डिमांड वो उसके पास अनसोल्ड रह जाएगा, ठीक है, और उस चीज का डिमांड जो होगा डिक्लाइन हो जाएगा। जब डिमांड डिक्लाइन होगा, कम होगा, तो क्या होगा, रेवेन्यू भी कम पड़ेगा, ठीक है। और इस उदाहरण में डेड वेट लॉस क्या है, डेड वेट लॉस इज अनसोल्ड सैंडविच, जो सैंडविच नहीं बिका, ज्यादा कीमत की वजह से उसने प्रोड्यूस तो किया हुआ है लेकिन वो नहीं बिका,
नहीं बिका, वो क्या हो गया, डेड वेट लॉस हो गया। ये लॉस कैसे क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस की वजह से, डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट हुआ। ठीक है, और अगर ये ज्यादा हो जाता है, अगर ये रेवेन्यू लॉस ज्यादा हो जाता है उस कंपनी को, तो क्या करता है, समटाइम्स वो मार्केट से बाहर चला जाएगा, वो बाजार में रहेगा ही नहीं, और वो फर्दर नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है। मतलब क्या है यहाँ कि अगर हम एक्सेस लेवी करते हैं टैरिफ, इसके भी एक रेंज है। ठीक है, रेंज और प्लस कुछ फर्स्ट क्लास में हमने 4-5 रीजन बताए थे कि वो रीजन जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। उन रीजंस को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर दायरे में ही इस तरह का टैक्स लेवी किया जाता है, आफ्टर कंसिडरिंग मेनी फैक्ट्स टुगेदर। बात समझ में आई? बात समझ में आया? यस सर। अब आप लोगों को कुछ पूछना है? अच्छा स्ट्रेंथ है 14। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे अब मतलब कोई भी कंपनी अगर मार्केट में अभी मतलब पहले थी अभी नहीं है, तो उसका मतलब डेड वेट लॉस ही हुआ होगा, इसलिए वो मार्केट में नहीं है। ऐसा हो सकता है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, जब मार्केट पढ़ेंगे ना बेटा, वो किस तरह की ये हाँ। फर्म था, वो मोनोपोलिस्टिक था, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में था, परफेक्ट कंपटीशन में था, तो उसमें कॉस्ट वॉस्ट वाला भी फैक्टर काउंट होता है मार्केट से बाहर जाने के लिए। शट डाउन का केस याद कीजिए कि किस किस पॉइंट पे कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी, इस तरह के पॉइंट्स को रिकलेक्ट कीजिए। और ये भी जो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड क्वेश्चन, और ये भी एक रीजन है बिकॉज ऑफ डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस की वजह से उसका लॉस का रेंज लेवल इतना ज्यादा हो गया होगा कि वो मार्केट से बाहर है। लेकिन ये एवरी कंट्री इसी की वजह से बाहर है ये नहीं कह सकते बेटा, ठीक है, बिकॉज मार्केट से बाहर जाने के, शट डाउन करने के बहुत सारे फैक्टर। और कुछ नहीं सर, थैंक यू। चलो आज एटलीस्ट समहाउ हम कुछ पढ़ा पाए, इट मीन्स कल का एक क्लास का हमें नुकसान हो गया पूरे के पूरे बच्चों को, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा कोटा, हाउ कोटा इफेक्ट्स। कोटा क्या है हमने बता दिया, कोटा वो टैक्स नहीं है। कोटा में क्या करते हैं हम, कितनी वस्तु मंगाएंगे वो लिमिट कर देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिमिट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसी देश से मंगवाने का हम लिमिट कर देते हैं या भेजने का लिमिट कर देते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्याज का कीमत बढ़ गया भैया, प्याज बाहर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, या हमारे घरेलू उत्पादकों को दिक्कत हो रही है, बाहर से आइटम इतना ही आएगा, ये चीज, इस तरह की चीज पढ़े होंगे आप, अखबारों में हम पढ़ते हैं। अब वो चीज करता क्या है, सर्टेन पीरियड तक है, तो हम देखेंगे कि वैसा होने से होता क्या है भाई, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होता है। मतलब इकोनॉमी का मतलब ये है कि सप्लाई पे क्या इफेक्ट होता है, डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है, प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है, देन एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। इस तरह से ऑल टुगेदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को क्लास में इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे नोट्स आता है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, लेकिन हम जितना अच्छा जान ले, जितना ज्यादा जान ले, हमारे लिए बेहतर है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं बेटा। वेरी गुड स्ट्रेंथ, मदन इज देयर, सबसे अब बात कर लें थोड़ा। सुगम, हाउ आर यू? फाइन सर। वेरी गुड। नीतू? फाइन सर। यस सर, ठीक है। वेरी गुड। मदन? फाइन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देन अजय? सर माय क्वेश्चन। क्वेश्चन किसका है? आप कैसे हैं सर? हाँ? सर ये क्वेश्चन है सर, जो टैरिफ कोटाज होता है जो, सर वो जीडीपी को इफेक्ट बेटा चैट बॉक्स पे लिख दो, अब आवाज का डिस्टॉर्शन है, हम आंसर कर देंगे। ये बोल रहे हैं सर। नेहा? सर टैरिफ कोटा। यस सर। देन प्रिंस? यस सर, ठीक है, आप कैसे हैं? बस बढ़िया बेटा। सुगम? ठीक है, थैंक। सुगम? ठीक है। यस सर, ठीक है सर। वेरी गुड। अजय? आकांक्षा? जी बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आप लोग अच्छे हैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं, बच्चे हमारे अच्छे हैं मतलब हम ठीक हैं। यस सर।
चलो वेरी गुड वेरी गुड। अभी जोश आप लोगों का अच्छा दिख रहा है। इट मीन्स हम लोग थैंक यू सर। अच्छे समय की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, परेशानी के बादल छटेंगे और हम लोग और बेहतर तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाने समझाने की कोशिश करते रहेंगे। और आप लोगों का रिस्पांस भी सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं और काफी तारीफ हो रही है। हर क्लास में आप लोग जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं चीजों को। सबसे बड़ी बात है कि अब रिप्लाई भी आप लोग दे रहे हैं, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। ये ही अच्छे क्लास का गुण होता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं। वेरी गुड। तो हाँ, क्या क्वेश्चन लिखा बेटा आपने, क्या था? सफकनाज लिखा। अच्छा पूछो, आवाज अगर क्लियर हो गई तो आई विल आंसर। अभी टाइम है हमारे पास, चलो पूछो। किसी बच्चे का क्वेश्चन था बेटा, क्या था? जी सर ये क्वेश्चन था सर। हाँ। टैरिफ कोटा जो होता है सर, वो हमारे जीडीपी को इफेक्ट करता है या नहीं? हाँ, जीडीपी पे क्यों अदर नहीं इफेक्ट टैरिफ करेगा तो बेटा? जीडीपी को अभी हमने बढ़ाता है। आपको बताया, यहाँ देखो कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट रिवेन्यू, नेशनल इनकम पे भी इफेक्ट होता है ना। हमने ये पोर्शन जो इंक्रीज इन टैरिफ लगाने से जो हमारा इंक्रीज इन गवर्नमेंट रिवेन्यू हुआ, वो तो हमारे जीडीपी को इंक्रीज करेगा ना बेटा। सो इट हैज इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑल्सो, एडवर्स इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि हम किस परसेंटेज पे लगाते हैं, कितना लगाते हैं, इस तरह से, या नहीं लगाते। ठीक है सर अगर टैरिफ कम कर देंगे तो फिर यहाँ का जो क्या कहते हैं स्वदेशी जो सामान है वो बिकना कम हो जाएगा ना, बाहर से सस्ते में सामान आने लगेंगे फिर टैरिफ। हाँ, टैरिफ कम करेंगे, सस्ते। गए क्या? फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं आ गया। हाँ, क्या था कि अगर देखो टेक्नोलॉजी हमारे पास जब आता है, मान लो हम अगर ज्यादा से ज्यादा बाहर वस्तु आने का अलाउ करते हैं, तो उसका एक दूसरा इफेक्ट ये भी होता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बेटा, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। उनको कंपटीशन झेलना पड़ता है, तो वो खुद को भी तो अपग्रेड करेंगे। अगर मान लो हमारे यहाँ कॉलेज का बच्चा मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास चला गया डिबेट में, तो बोलेगा अरे यार वहां बेकार भेज दिए, वो तो हमारे यहाँ तो इतना स्टैंडर्ड नहीं था। लेकिन आपने क्या किया, वहां जाके देखा, वहां जाके देखने के बाद आप खुद को भी तो अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन दैट केस हमारे यहाँ का तो बेनिफिट हो गया ना। अब वहां से जब आके आप बताओगे कि अरे ये वहां तो ऐसा होता है, 4 बच्चे को बताया, उसने भी आपको अपने आप को अपग्रेड किया, तो हमारा क्या हो गया? एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा बेनिफिट हो रहा है। सेम इज द केस विद द इकोनॉमी। ये प्रोडक्टिव इफेक्ट जो होता है, ये स्वदेशी उद्योग को संरक्षण देने के लिए ही तो कर लगाया जाता है ना आयात पे। हाँ, संरक्षण, जिस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हाँ। को संरक्षण करने की आवश्यकता होती है, उस वस्तु पे लगाना पड़ता है, क्यों? ताकि हमारा वो वस्तु जो हो हमारे यहाँ ज्यादा ये हो, बिके, उसको संरक्षण करना पड़ता है। प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं इसको, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं। और कुछ इंपोर्ट को रोकने अभी के लिए कर की दर ऊंची रखी जाती है इसमें। बोलो। अभी सर हाल फिलहाल में इंडिया तो बैक हो गया ना ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, जो 15 देश का जो अभी सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाँ ठीक है बोलो। साइन बैक वजह से ना, हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सर इंडिया बैक हो गया है ना, जो सर साउथ ईस्ट एशिया का जो सबसे बड़ा अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो उसमें सर मार्केट में कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं, उसको फिर डिटेल में स्टडी करने की आवश्यकता है बेटा। ठीक है,